नमस्कार, हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्ट्रीट कोचिंग संस्थान, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसका नाम है फिजिक्स बाय मयंक शर्मा और लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके ही हित में। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हम लोगों ने जो कराया था लास्ट वीडियो के अंदर, वीडियो नंबर 20 में, कि उसका नाम था कूलाम का नियम। और कूलाम के नियम में हम लोगों ने जो पढ़ लिया था, हम लोगों ने कूलाम का नियम हम लोगों को क्या बता रहा था? कूलाम का नियम हम लोगों को बता रहा था कि भाई दो आवेशों के बीच में कितना जो है वो बल लगेगा। कितना लगेगा? F बराबर 9 × 10⁻⁹ उन दोनों आवेशों के परिमाणों का गुणनफल Q1 × Q2 अपान उन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, यानी कि r का स्क्वायर। मैं ऐसे हिंदी में क्यों बता रहा हूँ उसको बोल बोल के पूरा डिस्क्रिप्टिव? क्योंकि एक बात हमेशा समझ लेना कि जब भी आपके एग्जाम में मतलब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर न्यूमेरिकल्स आपको निकालने हो, जो कि जरूर आएंगे आपके पेपर में, तो हमेशा याद रखना कि कोई भी फॉर्मूला हो तो आप लोग उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में याद रखें, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। ठीक है? जैसे कि ये है किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, जो कि कूलाम के नियम ने दिया था। ये नियतांक है, इसके इनटू में दोनों आवेशों का गुणनफल, ऐसे हिंदी में याद रखना है, Q1 × Q2, यानी कि दोनों आवेशों का गुणनफल अपान, ये निर्भर करता है दोनों आवेशों के गुणनफल पर और निर्भर करता है किस पर? बीच की दूरी के वर्ग पर। कैसे निर्भर करता है? जो नीचे रहता है बटे के, उसके तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F जो है वो r² के व्युत्क्रमानुपाती है। और जो इसके ऊपर रहते हैं Q1 × Q2, F क्या होता है प्यारे बच्चों? उसके अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, ये मैंने बताया था। अब ये कि किन्हीं किन्हीं बच्चों के को ये भी नहीं पता होगा, छात्रों को, कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होते क्या हैं। अनुक्रम का मतलब होता है यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अनुक्रमानुपाती का अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूं, तो यदि मैं कहूं कि अब लगने वाला बल जो है बढ़ गया, तो ये बल कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो जिसके अनुक्रम का मतलब होता है कि जैसा मैं चलूं, मतलब मान लिया मेरे अनुक्रम में कोई है, तो मैं क्या कहूंगा? जैसे जैसे मैं चलूंगा ऐसे ऐसे ही वह चलेगा। अनुक्रम का मतलब अनुसरण करना, एक प्रकार से क्या करना? अनुसरण करना, पीछे लगना। जैसे मैं, अगर मैं खुश हो रहा हूं, यदि किसी और को भी मेरी खुशी में खुशी हो रही है, तो वो क्या है? अनुक्रमानुपाती हो गया मेरे। तो ऐसे ही जो भौतिक राशि होती हैं, उनके फॉर्मूले को देखकर हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। और निर्भर भी दो प्रकार से करता होता है, एक तो अनुक्रमानुपाती होते हैं एलिमेंट्स, और एक क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अनुक्रमानुपाती मतलब अगर ये दोनों बढ़ेंगे तो हमेशा लगने वाला बल भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ये इसके क्या है? अनुक्रमानुपाती है, इसका अनुसरण कर रहा है। समझ में आ गई बात? अनुसरण मतलब इसके पीछे लगा हुआ है। अगर इन दोनों का परिमाण घट जाए, मान लिया पहले 50-50 कूलाम के थे, अब 10-10 कूलाम के हो गए, तो फिर लगने वाला बल भी क्या होगा? हमेशा घटेगा। और ये मैथमेटिक्स भी कह रहा है। अब बीच की दूरी के वर्ग की बात करें, देखो बीच की दूरी नीचे है और अपान की ये ऊपर है, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं इनको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उल्टा चलेगा। अगर ये बीच की दूरी मैं बढ़ा दूं, अगर मैं बीच की दूरी बढ़ा दूं, तो लगने वाला बल घटेगा। कैसे? इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी देख रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में एक्सपेरिमेंट आपको बताया था। क्या था वो एक्सपेरिमेंट? कि मैं कह रहा था कि अगर एक्सपेरिमेंट, क्या हम लोग इसको करते भी हैं, कि अगर भाई सर से किसी ने रगड़ा इस पेन को और कागज के टुकड़े भी हैं, तो क्या मेरे ये बात बताओ कि कागज के टुकड़े, अगर मैं सर पे इसको यहाँ पर रगड़ रहा हूँ और रगड़ के इसमें अब क्या आ गए? चार्ज आ गए। अगर कागज के टुकड़े मैं 500 मीटर दूर रख दूँ, 50 मीटर दूर रख दूँ, तो क्या ये कागज के टुकड़ों को खींच रहा है? सोचो, अगर कागज के टुकड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर जहाँ पर मेरा हाथ है, ठीक है, यहाँ पर कागज के टुकड़े हैं और ये रगड़ा हुआ पेन यहाँ पर है, यहाँ से इन कागज के टुकड़ों को क्या आकर्षित कर लेगा? नहीं करेगा। तो अब मैं दूरी घटाना शुरू करूँ, इन दोनों के बीच की दूरी देख लो कितनी है। अब मैं दूरी घटा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, पास ले जाऊंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर यहाँ मैं इस पेन को ले गया, तुरंत कागज के टुकड़ों में हलचल शुरू हो गई, और नजदीक ले गया तो क्या हो गया? एकदम से चिपक गए। तो एक बात हमेशा याद रखो कि जैसे मैं दूरी घटा रहा हूँ ना, दूरी घटा रहा हूँ, तो जो लगने वाला इनके बीच में आकर्षण बल है, आकर्षित होने वाला बल है, वो क्या हो रहा है? लग रहा है। इसका मतलब दूरी पर निर्भर करता है इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल, या फिर उसको क्या कहते हैं? वैद्युत बल। दूरी पर निर्भर करता है। क्या इतनी दूर से भी लग जाएगा? नहीं लगेगा ना।
अगर मैं दूरी घटा दूं दोनों के बीच की तो फिर लगता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब दूरी घटाने पर बल क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर कोई बल नहीं लग रहा, इतनी दूर लग तो नहीं रहा, लेकिन अगर इसको नजदीक लाऊंगा तो बल लगना स्टार्ट हो गया। यानी कि दूरी घटाने पर बल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दूरी घटाने पर यानी कि अगर ये कम होगा तो ये तो बढ़ेगा, तभी तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर मैं दूरी बढ़ानी शुरू कर दूं तो फिर से बल दोनों के बीच में घट जाएगा। यानी कि अगर दूरी बढ़ाऊं तो फिर क्या होगा, बल घटेगा, दूरी बढ़ाऊंगा तो बल घटेगा, दूरी घटाऊंगा तो बल बढ़ेगा। यानी कि दोनों उल्टा चल रहा है। तो उसका मतलब दूरी के क्या होता है, हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारे टेस्ट से भी समझ लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, तो आज सबके सब क्लियर हो गया होगा कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होता क्या है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता क्या है। प्यारे बच्चों, इतनी बात सीख गए। ठीक है, बहुत हो गया आपका। अब देखते हैं, इसमें इतना टॉपिक हो गया। अब देख लो, अब इसको देखो, एक बात समझो कि हम लोग 25 को या फिर मैं कहूँ कि 30 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 15 गुणा 2 करके। तो ऐसे ही भाई लोग इस नेतांक को हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि 9 गुणा 10 की पावर अगर 9 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो एप्सिलॉन क्या होता है, ई तो होता है ऐसा, और एप्सिलॉन कैसे बनता है कि एक सी बना दो, सी के यहाँ पर ऐसे लगा दिया तो ये होता है एप्सिलॉन। बाद में बताऊंगा इसके बारे में। एप्सिलॉन और नीचे लगा दो नॉट यानी कि 0। एप्सिलॉन नॉट के, ये बड़ा के है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। सर जी ये क्या लिख दिया, अपने आप तो हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्या लिख दिया ये। भाई एक बात समझ लो, देखो ये इतनी चीज़ तो एक जैसी है ना, इतनी चीज़ एक जैसी। फॉर्मूले पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, डायरेक्ट भी लिख सकता था, डायरेक्ट भी मैं लिखवा सकता था, लेकिन इस तरीके से कराना ठीक रहेगा। ये क्यों बताया मैंने, ताकि आगे आने वाले फॉर्मूले में दिक्कत ना आए। देखो अगर न्यूमेरिकल निकालना आ गया कि बल निकालना है, तो हमेशा न्यूमेरिकल के लिए इस फॉर्मूले को याद रखना है बस। F बराबर K यानी कि 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको याद रख लोगे, न्यूमेरिकल इससे बन जाएंगे अगर बल निकालना हो। लेकिन अगर आगे हम लोगों को बढ़ना है स्थिर विद्युत में, तो हम लोगों को इस फॉर्मूले का भी पता होना चाहिए। देखो इसमें 4 नियतांक हैं, पाई का मान सबको पता है 3.14 होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान मैं बता दूंगा क्या होता है, के का मान भी सबको पता चल जाएगा। अगर मैं इस सारे की गुणा करूं तो 9 गुणा 10 की पावर 9 ही आएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूं ना तो 9 गुणा 10 की पावर 9 ही आएगा। जैसे 15 गुणा 2 को मैं सोल्व करूं तो क्या आता है, 30 आता है। चाहे तो तुम 30 रख लो, चाहे क्या लिख लो, 15 गुणा 2 लिख लो, तो बात तो एक ही है ना। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि चाहे तो 9 गुणा 10 की पावर 9 लिख लो, चाहे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख लो। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, देखो हमेशा एक बात याद रखना कि दो आवेशों के बीच में जो बल रख रहा है एप, ये निर्भर करता है कि माध्यम कैसा है। क्या निर्भर करता है कि माध्यम, माध्यम मतलब मीडियम, जिस जगह पर वे दोनों आवेश रखे हुए हैं वहां का वातावरण क्या है, मतलब वहां का माध्यम क्या है। अगर लकड़ी माध्यम है, तेल में डूबे हुए हैं वे आवेश हो सकते हैं 100%, या फिर किसी अन्य माध्यम में डूबे हुए हैं। यानी कि अगर वायु माध्यम हो तो फिर अलग मामला होता है। ये के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, एप्सिलॉन नॉट के बारे में। अगर दोनों के बीच में हवा है, देखिए फिजिक्स के अंदर निर्वात और वायु एक ही चीज मान ली गए हैं कि निर्वात हो या फिर चाहे वो वायु। वैक्यूम का मतलब होता है कि जब कोई भी गैस नहीं रहती जिस स्थान पर, वो वैक्यूम कहलाता है, वो निर्वात कहलाता है। तो एक बात समझ लो कि आवेशों के आवेश जो होते हैं वे किस माध्यम में रखे गए होते हैं, वो भी बहुत निर्भर करता है बल लगने वाले बल पर। तो एप्सिलॉन नॉट सबकी, हर माध्यम की अपनी अपनी विद्युतशीलता होती है, यानी कि कितनी आसानी से आवेश उसमें जो है चल सकते हैं, वो उसकी विद्युतशीलता है। ये चीज समझ लो। तो ऐसे ही निर्वात में अगर रखे हुए हैं या फिर वायु में अगर रखे हुए हैं तो उसकी विद्युतशीलता को कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या कहते हैं उसको, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को आज के बाद याद रखना है कि निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात या वायु की जो है ये क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक है, परमियाबिलिटी, यहाँ पर विद्युतशीलता यहाँ पर लिख लो आप, विद्युतशीलता है। ठीक है, अगर हमको पता चल गया कि वे लोग वायु में हैं तो निर्वात की विद्युतशीलता है। और के क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या है, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट भी इसको यहाँ पर बोलते हैं परावैद्युतांक को। ठीक है, अब ये परावैद्युतांक क्या होता है, हर माध्यम का अपना अपना एक अंक निर्धारित कर दिया गया है। अगर वो माध्यम वायु है तो इस के का मान क्या लेते हैं, हमेशा 1 लेते हैं। तो याद रखना, निर्वात या वायु के लिए निर्वात, ये बात नोट कर लियो। और इस बात जो नोट, ये इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा। तो सब लोगों से आग्रह है कि टेलीग्राम चैनल को जाकर के आप लोग ज्वाइन करें सारे के सारे, क्योंकि आपको वहां पर बने बनाए नोट्स एक टाइप से मिल जाएंगे। जो अच्छे अच्छे ट्रिक्स एंड टॉपिक्स मैंने बता दिए वहां पर मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आपको जो है दे दूंगा। तो याद रखनी है इतनी चीज हमको। ठीक है, याद रख लेंगे इसको।
ठीक है भाई, ये चीज याद रख लो आप लोग। इसको हाथ में ही पकड़ लेता हूँ, दिक्कत नहीं आएगी फिर। ठीक है भाई, ये चीज होगी ना। हो गया भाई, हो गया इतना काम। ठीक है, तो निर्वात या वायु में के का मान कितना होता है, 1 होता है। और अगर अन्य कोई माध्यम है तो ग्रेटर देन 1 होता है, याद रखना। अगर अन्य कोई माध्यम है तो ग्रेटर देन 1 होता है। तो एक बात याद रखो, अगर वायु है तो 4 तो नियतांक है, पाई का मान 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान बताऊंगा कितना होता है, और के का मान। अगर इन सारों की गुणा भाग में करूं, यानी कि 1 के अपॉन में इस सब की गुणा भाग में करूं, तो क्या आता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 ही आता है। यानी कि मैं या तो 9 गुणा 10 की पावर 9 लिख लो, या फिर लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। बात एक ही है। तो एक फॉर्मूला आप लोग अपनी कॉपी में ये नोट कीजिएगा। ज्यादा डिटेल क्यों नहीं बता रहा, ज्यादा डिटेल नहीं आएंगी, याद रखना। 12th का नहीं पढ़ा रहा हूँ, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लेकर चल रहे हैं, तो आपको फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस करना है कि क्या है, पता होना चाहिए बस फॉर्मूले में क्या है। 4 को तो पता ही है, पाई का तो पता ही है। एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, निर्वात की विद्युतशीलता होगी। अगर इसके इंटू में के लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ये माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता बराबर निर्वात की विद्युतशीलता इनटू उस माध्यम का पराविद्युतांक। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखना है, एक एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ठीक है, यानी कि इसकी जगह मैं एप्सिलॉन भी लिख सकता हूँ। फॉर्मूला कुछ ऐसा हो सकता है कि एफ बराबर 1/4 पाई खाली एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो तीनों फॉर्मूले एक ही चीज है, ये भी वही है और ये भी वही है। ये उस माध्यम की विद्युतशीलता है जिसमें वे आवेश रखे हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अगर पता चल जाए कि माध्यम वायु है तो के का मान 1 रख लो, बस इतनी चीज आ जाएगी। अगर मैं इन सबकी गुणा भाग करूंगा तो यही आएगा, यानी कि 9 गुणा 10 की पावर 9 बात बराबर है किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। दोनों बात एक ही है, चाहे तो ये लिख लो या ये लिख लो, लेकिन हमको न्यूमेरिकल सोल्व करते समय ये फॉर्मूला ज्यादा काम में आएगा। इतनी बात समझ ली तो सब छात्रों को पता चल गया होगा कि आखिरकार दो आवेशों के बीच कितना बल लगता है, कितना बल लगता है दो आवेशों के बीच। F इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की पावर 9, या फिर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कूलॉम का नियम पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे। अब बात करते हैं कि इस देखिए मैंने ये बता दिया आप लोगों को कि 4 पाई का मान 3.14 होता है। इसका मान जब सभी चीज ये नियतांक ही हैं तो एप्सिलॉन नॉट का मान भी तो पता होना चाहिए गुणा भाग करके। आप लोग गुणा भाग करके देख लेना, अगर 1 के बटे में करके मैं इन सब की गुणा कर दूंगा तो हमेशा 9 गुणा 10 की पावर 9 ही प्राप्त होगा। अब एप्सिलॉन नॉट का कौन सा मान रखा जाए, तो याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज नोट कर लेना। वीडियो को रोक करके मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, याद रखना। इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसका आंकिक मान कितना है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी वैल्यू इसकी रखूं कि गुणा भाग करके 9 गुणा 10 की पावर 9 आ जाए। तो इसको एक टॉपिक बना लो कि निर्वात की जो है विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता का आंकिक मान कितना होता है। आंकिक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है इसकी। कुछ छात्र कहते हैं ना अंग्रेजी में बताओ, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी बतानी जो है कितनी होती है, इसकी आंकिक मान कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का। यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट। तब एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए मैंने इसका मात्रक आगे लगा दिया, तो आप लोग समझ लेना कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर आपसे पूछे कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक कितना है या फिर माध्यम की विद्युतशीलता का मात्रक कितना है, तो कितना है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के था। के का मान 1 रख लूंगा तो खाली इतना बचेगा भाई, 1 की गुणा करोगे तो ये बचेगा ना। तो अगर मैं 4, ये इसका मान कितना होता है 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान भी पता चल गया ना कितना होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ये आगे मात्रक लगा लेंगे। अगर मैं 1 के बटे में करके इन सब की गुणा भाग करूं तो क्या आने वाला है, बिना रटे सोचे समझे आप लोग दिख देंगे 9 गुणा 10 की पावर 9।
ठीक है, याद रखना। इन सबकी गुणा भाग आप लोग करके देख सकते हैं, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को तो पता ही है सबकी बात। ठीक है, तो अब ये बात क्लियर है कि एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग क्या रखें। जहां भी एप्सिलॉन नॉट फंस जाए तो वहां पर इसका मान क्या रखना है, 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपसे, 4 ऑप्शन दे देगा, फिर आपसे पूछ लेगा कि बताओ निर्वात की गतिशीलता का मान कितना होता है। तो कितना मान होता है, 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी इसका मात्रक भी पूछ लेता है कि निर्वात की गतिशीलता का मात्रक कितना होता है। तो मात्रक आप लोगों को पता होना चाहिए कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसकी विमाएं क्या होंगी। तो विमाएं इसकी देखिए, या तो याद कर लो आप लोग, रट लो, रटना अच्छा रहता है, या फिर इसकी विमाएं कैसे बनानी है। देखिए इसका मात्रक क्या है, कूलाम स्क्वायर प्रति का मतलब बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो कूलाम की विमा क्या होती है मैंने बताई हुई है, कूलाम आवेश का मात्रक है, तो आवेश की विमा क्या होती है 80, और 80 का ऊपर क्या है स्क्वायर है, अपान लगा देंगे। न्यूटन की विमा होती है MLT-2, ये होती है ना, यह है मीटर स्क्वायर। तो मीटर की विमा क्या होती है, लंबाई की L होती है ना, और उसका स्क्वायर है ऊपर ऐसे। तो जो भी इसके मतलब मात्रक में है सबकी विमा हम लोगों ने उसी के अनुसार लिख ली। ऊपर कूलाम की विमा लिख ली, इसका स्क्वायर लगा लिया, नीचे न्यूटन की विमा लिख ली जो कि तू, मीटर स्क्वायर की विमा होती है L का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर T स्क्वायर। ये तो सॉल्यूशन करना रह गया भाई, इसको तो कर लेना। ठीक है, अब ये दोनों इकट्ठे कर लिए तो M, L की 1 पावर ये है, L की 2 पावर ये है, कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी, T की -2। ठीक है, मेरा तो याद है इसकी विमा, लेकिन निकाल के बता रहा हूँ आप लोगों को, कभी याद ना रहे तो फटाफट से 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। आपको बस इसका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पता होना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन बन गए, एक तो एप्सिलॉन नॉट का अंक का मान कितना होता है, एक इसका मात्रक कितना होता है, और एक निर्वात की गतिशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट की विमाएं क्या है, कैसे निकालेंगे। अब ये सारी चीज ऊपर ही ले जानी है, तो m की +1 नीचे है, ऊपर जाएगी तो m की क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। L की कितनी है, नीचे 3 है तो माइनस की कितनी हो जाएंगी 3 ऊपर जाकर के, T की -2 नीचे है, ऊपर +2 है, तो T की -2 जो ऊपर जाएंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगे ना। तो 2 और 2 कितने होंगे भाई 4 होंगे, T स्क्वायर, A स्क्वायर पहले ही है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि क्या विमा हो गई निर्वात की गतिशीलता की, M-1 L-3 T4 इंटू A स्क्वायर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको हम लोग एक तरीका और है इसका करने का, शॉर्ट ट्रिक मेथड कहता हूं, जो कि मैं ऑफलाइन बैच में जरूर बताता हूं छात्रों को, कि निकालने से अच्छा है कि आप लोग विमाएं जो है डायरेक्ट याद रखिए, ताकि आपका क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पेपर के अंदर बन जाए। कैसे करेंगे, इसको याद कर लो, -1342, बस ऐसे -1342 क्या करना है, -1342 ऐसे याद कर लिया। तो बस M L T और A लिख दो, इसके ऊपर पावर बना दो, -1 -3 4 और A स्क्वायर, ये बन गई विमा। बस इसकी पावर याद रखनी है, मतलब समझ में आ गई, -1342 यानी कि -1342 ऐसे याद कर लो कि निर्वात की गतिशीलता का जो है विमा क्या है, -1342 है। तो -1342 लिख लो, फिर MLT लिख लो, उसके ऊपर ये पावर बना दो। आगे ट्रिक समझ में, जिसके आ गई हो उसके बहुत अच्छी बात है, जिसके नहीं आई हो वीडियो को आराम से देख लेना, जिसके बढ़िया समझ में आ रहा हो वीडियो को आप लोग थोड़ा तेज वाला ऑप्शन आता है एक 1:1.25 के मल्टीप्लिकेशन में, आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। आज इसमें काफ़ी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ये सब चीज़ आप नोट करते रहना। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस वीडियो के स्क्रीनशॉट भी मैं डाल दूंगा, जैसे कि अन्य टीचर्स डाल रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ट्रेंड को फॉलो करने का, लेकिन देखिए कम सब्सक्राइबर्स पर इतने संसाधन नहीं बन पाते हैं। संसाधन मतलब रिसोर्सेज, हम लोग कम सब्सक्राइबर पर भी इतने अच्छे संसाधन लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऑफलाइन बैच में भी इतने हम लोग कमाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग वसूलने का काम नहीं करते कभी भी। हम लोगों ने छात्रों से वसूली नहीं करनी सीखी है कि वसूली करेंगे, ठीक है, लूटने का काम हम नहीं करते, हम लोग रिजल्ट देते हैं। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था परसों शायद, तो स्टूडेंट्स जितने भी कम ही संख्या रहती है, ज़्यादा संख्या में नहीं कहूँगा बढ़ा चढ़ा कि फिजिक्स स्टेट कोचिंग की ऑफलाइन कोचिंग में 40 छात्र 50 छात्र पढ़ता है, कम छात्र रहते हैं, लेकिन छात्र यहाँ से जो भी निकल गया हमेशा वो छात्र कामयाब होकर ही लौटता है, याद रखना। कल भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, 93 100 में से जिन छात्रों के नंबर आए हैं 100 में से 91 नंबर भी आए हैं छात्र के। तो इतने अच्छे अच्छे नंबर यहाँ से पढ़ करके ला रहे हैं। इतना कठिन पेपर मैं कहूँगा भौतिक विज्ञान का इस बार यूपी बोर्ड का था कि सबसे हार्ड पेपर बनाया हुआ था फिजिक्स विषय का, और इतने हार्ड विषय में भी 93 नंबर ला करके छात्रों ने जो यहाँ पर काम किया है, उन छात्रों में से मैं किसी का इंटरव्यू ले
लूंगा भी। जो छात्र फिलहाल यहाँ पर हैं, कुछ छात्र छात्राएं जो है बाहर चले गए हैं तैयारी करने के लिए, इनका इंटरव्यू मैं वीडियो कॉल के माध्यम से लूंगा या फिर वहीं जा करके लूंगा। आपको यहाँ पर मिलवाऊंगा भी आप सभी से उन छात्रों को जिन्होंने इतने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो वे कहाँ फिजिक्स में मार्क खाने वाले हैं, वे तो फिजिक्स में ब्रिलियंट हो चुके हैं। तो हर साल की यही कहानी है। 6 साल हो गए मेरे को इस फील्ड में, हर साल शुरू के साल से ही अच्छे न मार्क्स मैंने दिलाए हैं छात्रों को। और मैं खुद के बारे में क्या बताऊं आप लोगों को, कैसे करा है, क्या क्या सिस्टम है, मतलब कितनी तैयारी हम लोग करते हैं अपने आप खुद, बड़ी मेहनत लगती है भाई। तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। सब्सक्राइब जितने होंगे ना उसी हिसाब से तो हम लोग पढ़ा रहे हैं भाई। हम लोगों को क्या मिल रहा है आप ही सोच कर देखो कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर के, हमको कितना पैसा मिल रहा है, क्या हम लोग इसमें कमाई कर रहे हैं। आप सब जितने जुड़ते जा रहे हैं वही तो कमाई है हमारी भाई। समझा करो यार बात को, ठीक है। बार बार मैं नहीं कहता और टीचर्स की तरह, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग बस कमाने के उद्देश्य से ही करते हैं ना सारे काम, वो नहीं है, बांटना उद्देश्य है, ठीक है। मेरे पास तो फ़ोन कॉल भी आते रहते हैं छात्रों के। मैं बड़ा खुश होता हूँ कि जब पूर्वांचल से, बनारस की साइड से, प्रयागराज से इधर से कॉल आते हैं तो बड़ा खुशी मिलती है कि छात्र आज उस इलाके में भी जान रहे हैं। और मैं तो ईमानदारी से कहता हूँ कि अब बीएसएफ के फॉर्म निकले हुए हैं, बीएसएफ हेड कांस्टेबल के, एचसी के, आरओआरएम के, तो भाई वे फॉर्म निकले हुए हैं फिलहाल। तो अगर आप शुरू से क्लास देख रहे होंगे सारी की सारी, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% आप लोग श्योर हो जाइए कि फिजिक्स में आप लोग मार नहीं खाने वाले हैं। अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बना के आओगे भाई। और बाकी और जो सहायता हो पाएगी वो करेंगे लास्ट में। जैसे कि एक स्टूडेंट बोल रहा था कि भाई सर फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करा दो, न्यूमेरिकल्स के सेट फिर बनाने हैं। सर बनाएंगे बिल्कुल 100%। लेकिन बात वहीं पर आकर आ जाती है कि हम लोगों को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी बनाने की। ऊर्जा भी तो आप लोग ही दोगे। बीच में चैनल में वीडियो रोक दी थी, सर क्यों रोक दी थी भाई? इसीलिए शायद रोक दी होंगी कि मोटिवेशन शायद उतना नहीं मिल पा रहा था कि जितने छात्र कम जुड़े हुए थे। तो हम लोगों को भाई सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या आती है एक चीज मैं थोड़ा सा बताऊं कि वैद्युत, जो यहाँ पर एक चीज आती है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बलों से कैसे कंपेयर करते हैं। ये बात सुनिएगा बस ध्यान से और नोट कीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है वैद्युत बल। कैसे अलग अलग हैं? वैद्युत बल दोनों टाइप का हो सकता है, मैंने पहले बताया था। आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी, मतलब रेपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या होता है? आकर्षण उसमें जुड़ा हुआ है तो वो आकर्षण बल ही होता है। वैद्युत बल ज्यादा प्रबल होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमको लेने चाहिए। अब इसमें एक चीज आती है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? इनको पढ़ने से पहले एक छोटी सी टर्म है वो बता दूं, परावैद्युतांक की। डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट इसको कहते हैं। मैंने थोड़ा सा बताया था। हर माध्यम का यहाँ पर फिजिक्स में या फिर स्थिर विद्युत में एक अंक निर्धारित कर दिया गया है हर मीडियम का। जैसे हम खड़े हैं इस टाइम वायु में, तो वायु का अंक है, तो वायु के लिए उस अंक का मान कितना होता है? के कहते हैं इसको, परावैद्युतांक को 1 होता है। अगर कोई अन्य माध्यम हुआ, जैसे तेल हुआ, ठीक है, या फिर कोई अन्य माध्यम हो, तो उसके लिए के का मान होता है ग्रेटर देन 1। तो के का फॉर्मूला क्या बना? के का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। याद रखना इसको, फॉर्मूले को आप लोग, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन को कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता किसकी भाई? माध्यम की। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। किसकी? निर्वात या फिर वायु की विद्युतशीलता, ठीक है, याद रखना, ठीक है भाई। एप्सिलॉन को माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ये हो गया के का फॉर्मूला। तो यहां से क्वेश्चन बनना तय है कि आप लोगों को पूछ लेगा कि इसको, तो देखो इसका मान तो पता है ना कितना होता है, अभी तो याद करवाया 8.85 × 10⁻12। तो इसका मान नहीं देगा, आपको याद रखना है। के का मान निकालना पूछ लिया, इसका मान दिया हुआ है तो रेशियो निकाल दो। तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन भाई बनेंगे, ठीक है। ये दोनों दिए हुए हैं, ये निकालना पूछ लेगा, ये दोनों दिए हुए हैं, इसे पूछ लेगा हमेशा। ये दिया हुआ है बस, और ये तो अपने आप ही पता है। अगर ये दिया हुआ है, ये अपने आप पता है, तो रेशियो निकाल के का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रख लियो भाई, इसको होता है यहाँ यूज होता है ना इसके अंक के मान का, एप्सिलॉन नॉट का तो पता ही होगा सबको। तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, थोड़ा सा ये समझ लो। ऐसी कोई चीज नहीं है, ये बिल्कुल जो है काल्पनिक बात है। वैद्युत बल रेखाएं नहीं होती।
अगर वास्तविक रूप से देखा जाए, ये केवल इमेजिन करी जा रही है, कल्पना करी जा रही है इसकी। कैसे? देखो, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म में समझ लो, ज्यादा बड़ा नहीं बताऊंगा। ये प्लस आवेश है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। मान लिया ये प्लस 50 है और ये माइनस 25 कूलाम है, ठीक है। तो देखो, अब यहां से गोले हैं ये गोले, अब सरफेस पर एक प्लस यहां पर आ गया, एक प्लस यहां पर आ गया, एक प्लस इधर आ गया, एक प्लस यहां आ गया, इसकी सरफेस पर भी कुछ आ गए अंदर से निकल करके। तो एक बात और है, यहां पर धनावेश के चलने की थ्योरी दी हुई है कि जिस जिस भी डायरेक्शन में धनावेश चलेगा, पॉजिटिव चार्ज जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, धन आवेश जिस भी दिशा में जाएगा या फिर उसके जाने का जो भी रास्ता होगा, उसके ऊपर को ऐसे लकीर खींच दो, ऐसे एक रेखा बना दो, उस रेखा को ही क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींची जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, पहले इसको समझ लो। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक हो। कोई भी आवेश है तो किसी भी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होता है, हमेशा याद रखना। मेरे बात समझ लो पहले मोटी मोटी। मान लिया ये आवेश है Q, ये बिंदु टाइप का इतना बड़ा आवेश है, तो इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, चारों तरफ इसके एक एरिया होता है। जैसे कि हमारा एरिया होगा, हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का एरिया होता है ना भाई, इतने वर्ग मीटर में है, ये इतने स्क्वायर फीट का, इतने स्क्वायर मीटर में है। तो ऐसे ही हर आवेश के चारों ओर का एक क्या होता है, क्षेत्र होता है। यदि इसमें कोई अन्य आवेश प्रवेश करे, यानी कि एक तो ये Q है, मान लिया एक और पॉजिटिव आ गया Q, तो ये हमेशा देखो, ये जैसे ही इसमें कोई आवेश आया तो ये क्या कर देगा, उसको प्लस का ही, अगर वो प्लस का है आने वाला तो उसको क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा, प्रतिकर्षित करेगा। इधर से आएगा तो इधर से भी बाहर फेंक देगा, इधर से आएगा। यानी कि इसकी एक रेंज हो गई चारों तरफ की। अगर उसमें कोई, देखो रेंज का मतलब समझ रहे हो, मैंने इसको यहाँ पर रगड़ा था और यहाँ पर ये रखे थे कागज के टुकड़े, यहाँ पर क्या रखे थे, कागज के टुकड़े, तो यहाँ पर इसको रगड़ा था, क्या इतनी दूर से कोई बल लग रहा था, नहीं लग रहा था। जैसे जैसे इसके नजदीक ला रहा था, अब यहाँ पर बल लगना शुरू हो गया, आकर्षण बल, तो उसका मतलब जहां से बल लगना स्टार्ट हो गया उसके, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के आ गई, एरिया में आ गई। अगर एरिया से बाहर था तो कोई बल नहीं लगता था। जैसे कि आप लोग देखते होंगे ना कि एक कुत्ता अगर बैठा हुआ है, अगर दूसरा कुत्ता उसके एरिया में आ गया तो एकदम उस पर काटने के लिए दौड़ेगा, उस पर बल प्रयोग करेगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही है भाई, अगर इसके एरिया में कोई चोर कूद गया ना, कोई चोर कूद गया इसके एरिया में, भाई चोर पे तो बलट बजेगा, अब उसके ऊपर तो बल लगेगा हमेशा, समझ रहे हो? ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई दूसरा कोशिश करे इसके समीप आने की, देखो यहाँ है आवेश तो कुछ नहीं कर रहा है, अब इसकी दूरी घटा रहा हूँ, पास ला रहा हूँ उस आवेश को, फिर यहाँ ले आया, अगर यहाँ ले आया तो यहाँ पर हमेशा क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो हम इसका मतलब यहाँ भी लाने की कोशिश करी तो यहाँ भी बल लगा। चारों तरफ इसके एक क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र के भीतर आप लोग किसी अन्य आवेश को लाएंगे तो आवेश एक बल का अनुभव करेगा, एकदम दूर फेंक देगा उसको। तो इसका मतलब जहां से बल का अनुभव होना स्टार्ट हो गया, यहाँ कोई बल नहीं लग रहा था, यहाँ कोई बल नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आ गया तो इसने इस पर क्या लगा दिया, बल लगा दिया। उसका मतलब इसके एरिया में आ गया होगा, तो इसके चारों तरफ के इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसका मतलब एक बात स्पष्ट है कि अगर कोई भी एक सिंगल आवेश है, कोई भी एक सिंगल आवेश है, चाहे वो कहीं पर भी है, उसके चारों तरफ हमेशा क्या होता है, उसका एक अपना एरिया होता है, अपना क्षेत्र होता है, जिसमें यदि कोई अन्य आवेश आ गया, कोई दूसरा आवेश अगर आ गया तो हमेशा उस पर क्या लगाएगा, बल का अनुभव करेगा। वो हमेशा किसका अनुभव करेगा, बल का अनुभव। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल की फील करे, एक बल को फील करे जो कि वो दूसरा आवेश लगा रहा होता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जितने आवेश होंगे उतने ही क्या होंगे, हमारे पास वैद्युत क्षेत्र होंगे। ये बात समझ में आ गई? मेरी बातों को आप लोग हल्का हल्का सा शॉर्ट नोट भी आप लोग बनाते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, इसका नाम है वैद्युत बल रेखाएं। क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। फिर इसको वाइंड अप करेंगे सेशन को, उसके बाद नया सेशन लेकर के आएंगे। इसमें आज थोड़ा समझ लो, फिर फटाफट से इसको कवर कर देंगे, समझने की बात ज्यादा है। कैसे, देखो ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, हम लोग वैद्युत बल रेखाएं समझ रहे हैं पहले क्या होती है। मैंने आपको बता दिया कि प्लस आवेश जहां भी जाएगा वही क्या होंगे, जिस दिशा में जा रहा होगा उसी दिशा में हम लोग रेखा खींच देंगे, उसी रेखा को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब देखो ये प्लस का चार्ज है, तो जैसे ही बाहर निकलेगा तो आकर्षित होकर इसके पास चला जाएगा, ऐसे जाएगा ना, तो जाने का रास्ता ये होगा ना, ये तो इसी रास्ते के ऊपर एक रेखा खींच दी, ये बन गई। देखो यहां से ये निकलेगा तो थोड़ा ऐसे निकलेगा, ऐसे
तो ऐसे निकलेगा तो घूम के जाएगा ऐसे इस पे, यहाँ से निकलेगा ऊपर की तरफ मूव करेगा, लेकिन माइनस इसको क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, ऐसे जाएगा। ये वाला थोड़ा ऐसे जाएगा, ये प्लस वाला नीचे निकलेगा ना, नीचे ऐसे मूव करके निकलेगा बेचारा, लेकिन इधर तो माइनस है, आकर्षित कर लेगा, ऐसे जाएगा। तो जाने के रास्ते इतने हो गए, जाने के क्या है सारे के सारे रास्ते, ऐसे भी निकलेगा, फिर ऐसे होंगे बाहर में, फिर ऐसे होंगे। तो जाने के रास्ते किसके, प्लस आवेश के। तो धन आवेश जिधर जाएगा, जिस रास्ते से जाएगा, उस रास्ते को ही क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत बल रेखा कहते हैं, ऐसा समझ लो। अब जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है वो क्या कहती है कि वैद्युत बल रेखा, देखो एक बात समझ लो कि अगर ये प्लस आवेश था तो इसके चारों तरफ का विद्युत क्षेत्र भी होगा, और ये माइनस आवेश है तो उसके चारों तरफ का भी कोई क्षेत्र होगा। तो इन दोनों के अपने अपने विद्युत क्षेत्र होंगे, 100% होंगे। तो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र के भीतर इस समय ये उपस्थित हैं। जहां पर विद्युत क्षेत्र होता है वहीं पर विद्युत बल रेखाएं खींच सकते हैं, नहीं तो नहीं खींच सकते, आवाज याद रखना। तो विद्युत बल रेखा कहां होती है, जहां पर विद्युत क्षेत्र होता है वहीं पर। जहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो वहां पर कोई विद्युत बल रेखा नहीं खींची जा सकती, ये सिर्फ कल्पना कर सकते हैं हम लोग। और विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं, जहां पर धनावेश के चलने की दिशा, जहां पर धनावेश चलेगा वही। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है, वह काल्पनिक कर्व है जिस पर स्वतंत्र धनावेश चलता है। धनावेश जा रहा है ना, देखो अब दिशा क्या हो गई विद्युत बल रेखा की, प्लस से माइनस की तरफ। हमेशा याद रखना है कि विद्युत बल रेखाएं प्लस से शुरू होकर कहां खत्म होती हैं, माइनस पे खत्म होती हैं, प्लस से शुरू होकर माइनस पे खत्म होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, बस यही पॉइंट है। वैसे तो इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा और भी है मेरे पास, लेकिन सारी की सारी प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा, जो खास है वो बता रहा हूं कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर खत्म हो जाती हैं, और ये बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर काटेंगी तो दो दिशा हो जाएंगी, किसकी, विद्युत क्षेत्र की, वो बहुत अलग आगे की बात है, स्टोरी को आप लोग न समझे। बस याद रखना कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटते हैं, मेरी बात नोट करते चलना। ये धनावेश चलकर ऋणावेश पर खत्म हो जाते हैं। कैसे खींचते हैं वो आप लोगों को बता दिया। विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। अगर बताना हो विद्युत क्षेत्र तो उस पर क्या खींच लो, स्पर्श रेखा खींच लो। ये गोलाई में होती है ना, वक्र को कहते हैं कर्व रूप में, यानी कि कटा हुआ भाग होती है वृत्त टाइप का। तो अगर मेरे को यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच लो, ऐसे। समझ में आ गई बात। तो अगर मैं विद्युत बल रेखाओं पर खींचूंगा क्या, स्पर्श रेखा टेंजेंट, तो वो क्या बताएगी, वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताएगी, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है उसके बारे में। और इतनी बात समझ ली आप लोगों ने, या फिर धनावेश के चलने की दिशा को बताएगी। अगर यहाँ पर मेरे को देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था, थोड़ा सा बाहर निकलेगा तो यहाँ पर दिशा नीचे की तरफ बनेगी ना, लेकिन जब इधर माइनस था तो बेचारा इधर खींच लिया गया, तो ऐसे गोलाई में जाएगा तो क्या बनाएगा, ये एक कर्व टाइप का बनाएगा। ठीक है भाई, इस कर्व को क्या कहते हैं। अब इस कर्व के ऊपर यहाँ पर मेरे को दिशा निकालनी है प्लस की, तो क्या रही होगी, ये रही होगी, यहाँ पर ये रही होगी। तो अगर जिस बिंदु पर भी मैं धनावेश की दिशा निकालना चाहूँ तो वहां पर क्या खींचनी पड़ेगी, मेरे को स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। तो याद रखना कि धन आवेश की विद्युत बल रेखा पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो वो धन आवेश के चलने की दिशा को बताती है। ठीक है भाई, बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है आज का। फिजिक्स पढ़ाना इतना आसान नहीं है भाई, गणित वाले आ जाते हैं, गणित पढ़ा करके चले जाते हैं, लेकिन जब बात फिजिक्स विषय की आती है तो छात्रों को उसके अंदर की समझ मेरे हिसाब से चाहिए होती है। भले ही आप लोग किसी भी एग्जाम में देखो, अगर असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्जाम की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं अब तक कभी का इसका सिलेबस कंप्लीट करा चुका होता, लेकिन आपको लोगों को चाहिए डिटेल में। एक बार आप लोग डिटेल में पढ़ लेंगे फिजिक्स को तो चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो बीएसएफ का, हेड कांस्टेबल का, आरओआरएम की वैकेंसी निकली हुई है, मेरा खुद का क्लियर हो रखा है वो एग्जाम 2000 जो सबसे पहली वैकेंसी जब इस बार निकली थी 21 में शायद आई थी, तो वो खुद का मैंने क्लियर करा हुआ है, और भी मैंने बहुत सारे एग्जाम क्रैक करे हुए हैं उसका। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें बहुत यूजफुल ही होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखिए आज की वीडियो सुनने की है तो जरूर सुनिएगा पूरी वीडियो को। पिछली वीडियो में जिनके कमेंट आए थे, बलिया वाले यादव जी का कमेंट आया था, और बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं हमसे जिनका कमेंट आया था। अगली वीडियो में जिनके कमेंट इस वीडियो के अंदर आएंगे सबके नाम लूंगा। भाइयों सपोर्ट करते रहो, बहुत मेहनत लगती है भाई पढ़ाने में, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। लाइक जरूर किया करो वीडियो को, शेयर किया करें ग्रुप्स के अंदर। मेरी वीडियो शुरू से लेकर के आखिर तक दोबारा रिवाइज करते रहें, बार बार वीडियो को देखें, शुरू से लेकर के स्टार्ट करें। जिनके जो कुछ छूट गई थी बीच में, शुरू से स्टार्ट कर दे भाई। सुबह सुबह आपको ये वीडियो मिल रही होगी। थैंक यू।
गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके आगामी भविष्य के लिए। थैंक यू।